आप सभी का बहुत-बहुत अभिनंदन है आज के सेशन में, जहां पर हम बात कर रहे हैं महामैराथन क्लास में मैथमेटिक्स की क्लास को लेकर के। और मेरा नाम है डॉक्टर ललित। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। अगर चैनल को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो जल्दी से लाइक कर दो और अपने दोस्तों को भी इसको आगे बढ़ाओ, जिससे कि सब लोग इसको समझ पाएं और आसानी से हम आज के सेशन की शुरुआत कर पाएं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लोगों को समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी सी बात है। और यहाँ पर कुछ ब्रेक हुआ है शायद, बात नहीं है। तो चलिए पहला सवाल आपके सामने रखता हूं, बहुत तेजी से, बहुत ही सिंपल सवाल है और ये क्वेश्चंस आपके हैं और इनके आंसर्स आपको देने हैं। क्वेश्चन है, दी गई आकृति में एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल सी डी इज इक्वल टू 25 डिग्री, तब ए ई डी का मान आपको बताना है। तो जल्दी से शुरू करो, जिससे कि मुझे पता लग जाए कि आपके सवालों के जवाब क्या हैं। ओके, वेट जल्दी से बताइएगा जवाब आपके आ रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही सिंपल सा सवाल, सिंपल सा जवाब आप दे पाएंगे यहाँ पर और देखेंगे जवाब क्या मिलेंगे यहाँ पर। ओके, तो कहानी शुरू हो चुकी है और ओके, क्या हो रहा है भाई इसमें। चलिए, तो भाई हमने देखा, जनरली हम एक चीज को नोट करते हैं कि दी गई आकृतियों में बी ए सी बराबर 30 डिग्री है, ए बी सी बराबर 50 डिग्री है और सी डी ई बराबर इतने डिग्री है। तो अब आपको जवाब देना है। तो टोटल जो सवाल यहाँ पर लिखा है, इसमें इस वाले एंगल का मान क्या होगा, ये एंगल आपको बताना है। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं जिससे कि आपको दिख जाए। आपको इस वाले एंगल का वैल्यू बताना है, ये वाला एंगल क्या है। तो चलो, शुरुआत हो चुकी है जल्दी से के साथ और देखते हैं आपके सवालों के जवाब कितने खास आते हैं और कितनी तेजी से आप सवालों की तरफ बढ़ते हैं, ये तो आप बताएंगे। तो मैं शुरू कर रहा हूँ सॉल्व करना। अब आपकी उम्मीद तरफ है कि आप कैसे बताते हैं, कैसे समझाते हैं, ये तो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन अभी का सवाल ये रहा आपके सामने। ओके, तो यहां पर अभी ठीक है, अब आ गया है शायद। ओके, तो देखो, जनरली सवाल को हम दो तरीके से करने की कोशिश करते हैं। नंबर एक, उसने कहा ये 30 है, ये 50 है। आप सभी जानते हैं, अगर मैं ए बी सी के बारे में बात करूं तो आप सब जानते हैं ए बी सी अगर एंगल है तो उसके टोटल 180 होगा। यहां पर आपने क्या देखा भाई, यहां पर 50 और 30 80 है। तो जब 100 में से आपने 80 को घटाया तो ये वाला कोण 100 आया। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बहुत बढ़िया। यानी ये आपको समझ में आ गया है, वेरी नाइस। चलो समझते हैं बात को और देखते हैं क्या बात होती है आपकी। अभी ले नहीं, हाँ हो गया, अब डन है। ओके, दैट्स नाइस, अभी ठीक हो गया एकदम। चलिए, तो यहां पर आपने देखा ये वाली चीज आपके सामने आ गई। अब हम क्या देखें, अब हमने देखा कि दी गई आकृति में एंगल बी ए सी 30 डिग्री था, तो ये आपने निकाला। जो लीनियर पेयर है उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम अगर बात करें तो एक सीधी रेखा पर बनता है 180 की डिग्री का कोण। तो ये कितना हो जाएगा, आपने कहा 100, ये 80, ये 80 हो गया। अब इस वाले कोण की वो बात कर रहा था, सॉरी इस वाले कोण की, ये वाला कोण तो आपको ऐसे निकालना होगा। तो ये वाले कोण की बात आपसे की जा रही है। तो 80 और 25 कितना होता है, 105। तो ये कितना हो गया आपने कहा 75 का सर, 75 का। ये लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखें तो ये 75 का है, तो कितने का हो गया, 105 का। एक तरीका तो ये है जिससे आप समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को। अब दूसरा तरीका समझो, जो मैं इधर बताना चाहता हूं आपको, उसको बहुत अच्छे से समझिएगा, शायद आपको एक बार में क्लियर हो जाए। क्वेश्चन में क्या कहता है कि किसी भी त्रिभुज के, ट्राइंगल के दो अंतः कोणों का योग, सम्मुख कोण के बाह्य कोण के बराबर होता है। इन दो इंटरनल एंगल का टोटल बाहर वाले कोण के बराबर होता है। इज इट हमने क्या देखा, अगर हम यहां पर देखें तो दो कोणों का योग, यानी अगर मैं इसकी बात आपके सामने करता हूं, समझने की कोशिश करिएगा, तो 30 और 50 80, तो ये वाला कोण सामने वाला था इन दोनों के, तो इसका वैल्यू 80 हो गया। अब इन दोनों कोण के सामने वाला कोण ई और इसका बाह्य कोण ये, तो इसका टोटल दोनों का यहां पर आया 80 प्लस 25 बराबर 105। तो राइट ऑप्शन मिल गया ना आपको, राइट ऑप्शन इज ए, डी नहीं होगा, इट्स ए, राइट ऑप्शन विल बी ए। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे, एक और सवाल की बात करते हैं और देखते हैं वन मोर क्वेश्चन फॉर यू क्या है, तेजी से। दो सरल रेखाएं हैं ए बी और सी डी, दो सरल रेखाएं हैं, एक दूसरे के ऊपर
ऊपर काटती हैं। वह जल्दी से शेयर कर दो सेशन को, जिससे कि और दोस्तों को भी तक पहुंचे। जल्दी से जल्दी शेयर करो सेशन को, जिससे बाकी लोग भी जुड़ें और इस पूरी सीरीज का आनंद उठाएं, क्योंकि सवाल बहुत ही खूबसूरत हैं और बेहतरीन आपके लिए होने वाले हैं। तो दरअल सरल रेखाएं ए बी और सी डी परस्पर एक दूसरे को काटती हैं ऊपर। यदि ए ओ सी बराबर 50, ये वाला, तो बी ओ सी का मान बताओ, बी ओ सी का मान इस वाले का क्या होगा। तो शायद आप सभी लोग जानते हैं, मैंने आपको पढ़ाया भी अच्छी तरह से और इसको आप बहुत अच्छी परिचित भी हैं, कि जब दो रेखाएं, सरल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उन पर बनने वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। क्या होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। याद होगा आपको, शीर्षाभिमुख कोण, या आप उनको कह सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। तो ये क्या है? वर्टिकल अपोजिट कह दो, ये शीर्षाभिमुख कोण कह दो। तो इसका मतलब क्या हुआ? जितने का कोण ये होगा उतने का ही कोण दूसरा वाला भी होगा। अगर ये कोण 50 का है तो ये भी 50 का होगा। अब लीनियर पेयर क्या कहता है कि एक सीधी रेखा पर बने कोणों का टोटल 180 डिग्री होता है ना। तो भाई अगर 50 का ये है और यहां से यहां तक 180 है, तो 180 से आपने 50 घटाया तो कितना आया? आपने कहा 130 डिग्री। यानी आपका सवाल का आंसर डी, एकदम सही विचार किया आपने, डी एकदम सही जवाब है। तो देर किस बात की है, सवाल तो आपका लाजवाब है। तो एक और प्रश्न आपके लिए खास है और मैं चाहूंगा उसका जवाब भी आप तेजी से दें और जवाबों का सिलसिला ऐसे ही लगातार बढ़ता रहे, बिना रुके बिना झुके आपके जवाब मुझे लगातार मिलते रहें। तो चलिए भाई एक और सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं, एक और सवाल आपके सामने रखता हूं, क्या उसका जवाब आप देते हैं और कैसे उस सवाल का आंसर आप करते हैं। बहुत बढ़िया ज्योति, इसको लीनियर पेयर के नाम से भी जानते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम? रेखिक युग्म या रेखीय युग्म के नाम से भी उसको जाना जाता है। मैं लिख देता हूं, या तो उसको बोलेंगे रेखिक युग्म या रेखीय युग्म। तो दो एक सीधी रेखा पर जब कोई दो कोण मिलते हैं तो उसको रेखिक युग्म, यानी दोनों का कोण 180 डिग्री होता है। बहुत बढ़िया, एक और सवाल चलिए। किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर तथा परिमाप 46 मीटर है। अब क्या हुआ? एक खेत है आयताकार जिसका विकर्ण डायामीटर दिया 17 मीटर और उसका परिमाप यानी पेरीमीटर दिया 46 मीटर। इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। एक आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर तथा परिमाप 46 मीटर है, इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? हेलो, कैसे हैं प्रियांशु? तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। आपने देखा आयताकार खेत का विकर्ण है 17 मीटर। तो भाई देखो ये एक आयताकार खेत है, ये रहा आपके सामने। ओके, उसने कहा इसका जो डायगोनल है, जो विकर्ण है, वो कितना है? 17 है और इसका जो पेरीमीटर है यानी चारों भुजाओं का टोटल जो है वो कितना है? वो 46 मीटर है। तो ये तो आप सब जानते हैं। अगर मैं इसको बेसिक से कराऊं तो भाई आपने कहा परिमाप क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, वो आपको गिवन है 46, या आप कह सकते हैं एल प्लस बी बराबर 46 अपॉन 2 दैट इज 23। और ये होता है पाइथागोरस थ्योरम कि भाई ये एल स्क्वायर और बी स्क्वायर बराबर सब, क्योंकि कर्ण का वर्ग क्या होता है? आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। यानी आप इसको कह सकते हैं ना, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 17 स्क्वायर। तो यहां पर दो इक्वेशन बनी है, ये बेसिक मेथड है। अभी मैं शॉर्ट से भी बताऊंगा, अभी मैं इसको शॉर्ट से भी आपको बताऊंगा, अभी सिर्फ समझ लो। तो आपके सामने दो इक्वेशन आई, एल प्लस बी इज इक्वल टू 23 और एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 17 स्क्वायर। तो मैंने क्या काम किया? मैंने एल प्लस बी का होल स्क्वायर ही कर दिया, वो आंसर आने लगे हैं। बहुत बढ़िया। तो क्या होगा? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 12b। और भाई एल बी तो एरिया होता है, यही तो मुझे निकालना है, क्योंकि किसी भी आयत का क्षेत्रफल एल इंटू बी होता है, यानी एल बी। और ये वैल्यू मुझे पता है, एल प्लस बी का होल स्क्वायर कितना है? एल प्लस बी का वैल्यू 23 है। 23 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर बी स्क्वायर 17 का स्क्वायर है। बहुत बढ़िया। और प्लस 12b। अब आपने क्या देखा, यानी 12b का अगर मैं वैल्यू निकालता हूं इट विल बी 23 स्क्वायर माइनस 17 स्क्वायर। अब ये तो कुछ कुछ ऐसा बना जैसे हमने बचपन से पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार जोड़ो एक बार घटाओ। यश थैंक यू, यश आई लव यू, वंश ने कहा है आपके लिए। चलिए बहुत बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। तो 23 माइनस 17 इंटू 23 प्लस 17, यानी एल बी इज इक्वल टू वॉट? अपॉन 2, 6 गुणा 40 अपॉन 2, 3 और 120।
तो एल बी का वैल्यू 120 है जो आपने निकाला इस तरह से। तरीका नंबर 1 तो ये है, कोई बात नहीं है वंश। तरीका नंबर 2 भी समझ लो। अगर मैं इसको शॉर्ट से बताऊं तो आप शॉर्ट से कैसे करेंगे अब समझना। आप थोड़ा सा कंसेप्ट, सवाल आपको एक बार में हो जाएगा। ये था आयत, ये था उसका डायगोनल, क्लियर है। अगर हम बात करते हैं 17 की, तो इसमें से अगर मैं इस वाले पोर्शन को एक तरफ निकालूं तो ये कुछ पाइथागोरस थ्योरम वाला बन गया ऐसे। 17 ये हो गया उसका बी और ये हो गया उसका एल। और हमने आपको पढ़ाया ट्रिपलेट की प्रॉपर्टी, यानी अगर आप किसी भी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं या समकोण त्रिभुज के बारे में बात करते हैं तो ट्रिपलेट की प्रॉपर्टी यहां पर आ जाती है। तो आप जानते हैं अगर किसी का विकर्ण 17 है तो अकॉर्डिंग टू ट्रिपलेट कितना होता है, 8, 15 और 17 का ट्रिपलेट बनता है। इससे एक समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है, यानी ये वाली भुजा 8 होनी चाहिए 15, यानी ये 8 और ये 15। अगर मैं 8 और 15 के आधार पर इसका परिमाप निकालूं तो मुझे कितना मिलेगा, 2 गुणा 20, 23, 46, यानी तो सही है। तो आपको विदाउट पेन पता लग जाएगा कि यहां पर, नाइस वॉइस सर, थैंक यू वंश। तो यहां पर आपने क्या देखा, 15 में 8 का गुणा करो, एल पता है बी पता है, तो 120 स्क्वायर मीटर आपको मिलेगा आंसर। ओके, तो आप इसको विदाउट पेन भी कर सकते थे। राइट ऑप्शन 120 मीटर। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई का योग सदैव होगा, तीसरी भुजा से बड़ा होगा, तीसरी भुजा से छोटा होगा, तीसरी भुजा के बराबर होगा, या फिर तीसरी भुजा का दुगना होगा। यानी द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ टू साइड्स इन अ ट्रायंगल विल ऑलवेज बी शॉर्टर देन द थर्ड आर्म, ग्रेटर देन थर्ड आर्म, इक्वल टू द थर्ड आर्म, और थर्ड आर्म इज डबल। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर। तो यहां पर मुझे जवाब बहुत तेजी से मिल रहे हैं, बहुत ही खूबसूरती से। आप लोग जब जवाब देते तो बड़ा अच्छा सा माहौल यहां बन जाता है, और मैं अपना चश्मा पहन लेता हूं ऐसे। अब ठीक लग रहा है मुझे भी। चलो देखते हैं। थैंक यू वंश, शुक्रिया आपके इतने सारे प्यार के लिए, थैंक यू। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। अब सवाल को समझने की कोशिश करना। किसी अभी सीटेट पीछे हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था कि किसी भी त्रिभुज के बनने की शर्तें कौन सी हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किसी भी त्रिभुज के बनने की शर्तें क्या क्या हैं, कंडीशंस क्या हैं। तो इसमें 3 भुजाएं हों और तीनों भुजाओं के साथ क्या संबंध हो, कि उसमें कंडीशन क्या है, त्रिभुज की 2 भुजाओं का, यानी 2 छोटी भुजाओं का योग, 2 छोटी भुजाओं का योग हमेशा बड़ा होता है तीसरी से, तभी प्रॉपर्टी संभव है। यानी आपने एक ट्रायंगल बनाया ए बी और सी, तो याद रखिएगा अगर ए और बी दोनों छोटी हैं तो इनका टोटल हमेशा बड़ा होगा तीसरी वाली भुजा से। दैट इज द प्रॉपर्टी। तो तभी, थैंक यू वंश, तभी आप पॉसिबिलिटी बना सकते हैं, तभी पॉसिबिलिटी हो सकती है जब 2 भुजाओं का टोटल तीसरी भुजा से बड़ा हो, या फिर तीसरी भुजा दोनों भुजाओं के योग से छोटी हो, तभी उस कंडीशन में ट्रायंगल पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं पॉसिबल है। इज इट क्लियर। तो राइट ऑप्शन आपको मिला है, राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा, अभी पैडागॉजी भी लूंगा, डोंट वरी। 2 घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है, इनके संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द 2 क्यूब्स इज 27:64। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टोटल सरफेस एरिया। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। ओके, लेट्स सी व्हाट विल बी योर आंसर। तो देखो सवाल समझो, मैंने कहा 2 घन, और घन को बोलते हैं क्यूब जिनकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, है ना। तो ये 2 क्यूब थे जिनकी ऑल साइड्स आर इक्वल। तो यहां पर घन का होता है ए क्यूब, किसी भी घन का जो वॉल्यूम होता है वो ए क्यूब है, क्योंकि ये पहला घन था तो मैंने A1 क्यूब माना, दूसरा वाला घन था तो मैंने A2 क्यूब माना, क्योंकि पहले वाले का आयतन A1, दूसरे वाले का A2। अब उसने कहा A1/A2, तो आपके सामने लिखा हुआ है, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, A1/A2 टू द पावर क्यूब इज इक्वल टू 27/64। अब ये क्यूब उधर चला गया तो क्यूब रूट बन गया,
तो a1/a2 इज इक्वल टू 27/64 का क्यूब रूट, और ये क्या मिला, a1/a2 इज इक्वल टू 3/4। यानी आपको पता लगा a1 और a2, यानी a1 की भुजा 3 और a2 की भुजा 4 रेशो में है। उसने कहा इनके संपूर्ण पृष्ठ। अब जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो क्या होता है, सारी फेसेस के एरिया का स्क्वायर। याद रखिएगा, जब भी आपको टोटल सरफेस एरिया पूछा जाएगा तो उसमें क्या समझना है, जितनी भी फलक है उन सभी फलकों के क्षेत्रफल का योग। अब क्यूब में कितनी फलक होती है, आपने कहा 6, और एक फलक का क्या होता है, a इंटू ए स्क्वायर, तो 6a² उसका क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया होता है। तो उसने कहा इसका वैल्यू बता दो, तो 6a1² अपॉन 6a2², 6 से 6 कट गया, यानी a1/a2 का होल स्क्वायर। a1/a2 तो आपको पता है 3/4 का स्क्वायर, इट विल गिव यू 9:16। इज इट क्लियर? तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया, बी नहीं होगा ज्योति, इट विल बी ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही खूबसूरती से आपने जवाब दिया, ऑप्शन नंबर सी आपको यहां पर मिल रहा है बहुत ही खूबसूरती के साथ। तो चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या होती है बात, कैसे करते हैं आप क्वेश्चन को सही सलामत और एकदम एक्यूरेट। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नए सवालों को, जानते हैं नए प्रश्नों को, और मानते हैं नए क्वेश्चंस क्या आपके लिए आते हैं और क्या आपको बताते हैं। एक और सवाल, तो पेडागॉजी से सवाल को मैं ले रहा हूं आप लोगों के सामने। तो चलिए देखते हैं पेडागॉजी क्या कहती है। अब तेजी से उत्तर दीजिएगा, पेडागॉजी का सेशन शुरू हो चुका है। गणित विज्ञान है, गुड आफ्टरनून यश। गणित विज्ञान है स्थान का, शिक्षा का, गणनाओं का या मानव जीवन का। मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ लोकेशन, ऑफ एजुकेशन, ऑफ कैलकुलेशन और ह्यूमन लाइफ। कोई बात नहीं है ज्योति। तो राइट ऑप्शन क्या हुआ, तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है भाई। आज इन सभी सवालों का ऑपरेशन अच्छी तरीके से आप लोगों को करना है और सही सही उत्तर भी बताना है कैलकुलेशन का। बहुत बढ़िया, देखो सही जवाब है सी, बहुत बढ़िया। मैं इसका मीनिंग आपको बता देता हूं, शायद आपको बहुत अच्छा लगे इसका मीनिंग जान के। जो गणित शब्द है ना वो मैथमेटिक्स से बना है, अंग्रेजी के मैथमेटिक्स से बना है ना, और मैथमेटिक्स जो है ना वो लैटिन वर्ड्स हैं दो, उनका कॉम्बिनेशन है। वो लैटिन वर्ड कौन से, मैंथानो प्लस लर्न, और मैंथानो का मतलब होता है कैलकुलेशन, और प्लस लर्न। अब कैलकुलेशन का मतलब हिंदी होता है गणना, और लर्न माने सीखना। तो गणना प्लस सीखना, तो क्या बन सकता है इसका मीनिंग, इसका मीनिंग क्या हुआ, मीनिंग साफ साफ हुआ कि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें गणनाएं सिखाई जाती हैं। गणित एक ऐसा विषय जिसमें गणना करना सीखा जाता है। गणित एक ऐसा विषय जिसमें गणनाओं की प्रधानता होती है, या आप ये भी तो कह सकते हैं कि गणित गणनाओं का विज्ञान है। बात समझ में आ गई? तो राइट ऑप्शन था गणित विज्ञान किसका है, गणनाओं का। इसलिए मैंने पूरा इसका जो मैथड पूरा आपको घुमा के बता दिया है। इज इट क्लियर नाउ? आगे बढ़ें, एक और सवाल आपकी तरफ ला रहा हूं मैं, तैयार रहिएगा तेजी के साथ। वन मोर क्वेश्चन आपके पास। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये कथन किसने कहा था? और ये सवालों में कथन कई बार आ चुके हैं, चाहे वो रीट की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, चाहे वो सुपर टेट की प्रिपरेशन में तो नहीं आते हैं, लेकिन रीट में, एमपी टेट में, यूपी टेट में, सी टेट में ये परिभाषाएं पूछी जा सकती हैं। तो राइट ऑप्शन क्या है, बेकन, हॉगबेन, लॉक या डटन। मैथमेटिक्स इज ए मिरर ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर। हु सेड दिस स्टेटमेंट? गुड आफ्टरनून रूबी। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका, ए, बी, सी या डी। तो तेजी से आपकी तरफ सवाल रखा हुआ है, जवाब भी आना चाहिए। तो यहां पर स्टेटमेंट मिला है सी, लेकिन मैं आपको बता दूं ये जवाब गलत है। सही जवाब प्रतिभा आपने एकदम सही दिया है, सही जवाब है हॉगबेन। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन हॉगबेन साहब ने कहा था। मैथमेटिक्स इज ए मिरर ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसके साथ साथ मैं बता दूं बेकन, मैं इनकी की लिख देता हूं जिससे कि आपको ये याद हो जाए। की बता देते हैं, बेकन की है कुंजी, मैं इनकी परिभाषाएं आपको बताऊंगा अभी। हॉगबेन की है दर्पण, लॉक का है तर्क, और डटन की है शक्ति। ये इन चारों की है, आप इनको याद कर सकते हैं। कैसे? बेकन साहब ने कहा था गणित सभी विज्ञानों का मुख्य द्वार और कुंजी है।
लॉक ने कहा था गणित एक ऐसा विषय है जिससे बालक के मन में, मस्तिष्क में तर्क करने की आदत विकसित होती है। और डटन साहब ने कहा था गणित को केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं वरन शक्ति प्रदान करने के लिए किया जाता है। इज इट क्लियर? तो डटन साहब, सारी परिभाषाएं याद हुई, बेकन की कुंजी, हॉगबेन का दर्पण, लॉक का तर्क और डटन की शक्ति। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम? वेरी नाइस, समझ में आ गई बात आपको। तो बढ़ते हैं आगे, एक और सवाल आपकी तरफ देखते हैं और जानते हैं एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या है। बहुत ही सिंपल सा सवाल, बहुत ही आसान सा सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है ये आपको बताना है और मैं चाहूंगा आपका जवाब मिले। क्या होगा जवाब, देखते हैं साहब। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, इसका तो जवाब कोई भी मुझे दे देगा। आप सभी जानते हैं इस सवाल का जवाब क्या होना चाहिए। थैंक यू वैशाली। अब देखिए जवाब क्या होना चाहिए। अब ये तो बचपन से पढ़ा फॉर्मूला है भैया, a माइनस बी का स्क्वायर, और ये तो सभी जानते हैं, हर जगह a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है। इसको तो जल्दी से कर देना, इस पर गलती मत करना, नहीं तो पाप लगेगा आप लोगों को। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो होता है। तो इस पर गलती नहीं चाहिए, पाप के भोगी ना बनो, उत्तर सही देना। अब तो मैंने लिख भी दिया है, तो आप कौन से आंसर के साथ जाना चाहेंगे? बिल्कुल, आप तो समझदार हैं, आपको पता है आंसर तो भैया ऑप्शन नंबर सी ही होना चाहिए, क्योंकि छोटा बड़ा तो होता नहीं और प्लस ही होता नहीं। तो राइट ऑप्शन तो यही लिखा है ना, बस आगे पीछे लिख दिया गया है। तो राइट ऑप्शन हुआ आपके सामने ऑप्शन नंबर सी, एकदम एक्यूरेट जवाब आपकी तरफ से मुझे मिला। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह से, प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व क्या है? ये बहुत बच्चे इस प्रश्न को लेकर कंफ्यूज रहते हैं और वो जवाब नहीं दे पाते हैं। ओके, और वो जवाब इसमें बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, सबको जवाब मिला है। हाँ, घनघोर पाप नहीं करना है आपको। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। प्राइमरी, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स एट प्राइमरी लेवल? ए कल्चरल, बी सोशल, सी रिलीजियस या मेंटल। तो यहां पर प्राथमिक स्तर पर की बात हो रही है, लेकिन यहां पर मैं देख पा रहा हूं जवाब थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। बाकी तो सब ठीक चल रहा है, लेकिन जवाब थोड़ा सा भटका भटका सा लग रहा है। ऐसा लगता है ये भटके भटके हैं, क्यों? आप जानिए, प्राथमिक स्तर पर बालक सिर्फ मानसिक रूप से गणित पढ़ता है, मानसिक रूप से गणित पढ़ा जाता है, मेंटली लेवल से वो गणित पढ़ता है। और इसी मानसिक रूप से गणित पढ़ने के कारण हमारे प्लेटो साहब हुए हैं एक। प्लेटो, सुना है नाम प्लेटो का? प्लूटो ने क्या कहा है? प्लूटो ने कहा है गणित मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का काम करता है और एक सुषुप्त आत्मा में नवीन चेतना और जागृति भरने का काम करता है। इसीलिए प्लूटो साहब को गणित के मानसिक सिद्धांत का जन्मदाता भी कहा जाता है। इसलिए हम कहते हैं प्राथमिक स्तर पर बालक मानसिक रूप से पढ़ता है, वो व्यवहारिक रूप से नहीं पढ़ता। वो अप्लाइड मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ता है, क्योंकि अप्लाइड मैथमेटिक्स का मतलब होता है वो दैनिक जीवन में उन चीज़ों का हिसाब किताब लगाना शुरू कर देता है। तो मानसिक स्तर पर बच्चे को सिर्फ इसलिए पढ़ाया जाता है उसकी जो लॉजिकल थिंकिंग है, जो लॉजिकल रीजनिंग है, वो मजबूत हो पाए। हाँ, ये कंफ्यूज क्वेश्चन था। अगर यहाँ पर उच्च प्राथमिक होता ना तो आप व्यवहारिक लगाते। ओके, अगर उच्च प्राथमिक होगा तो व्यावहारिक। राधे राधे, कैसे हैं आप? एक और सवाल, मनुष्य के जीवन में गतिविधियों में गणित का सबसे ज्यादा उपयोग होता है, वो कौन सी है? झुनझुन प्लानिंग। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है मुझे। ए सांस्कृतिक रूप से, बी मनोवैज्ञानिक रूप से, सी सामाजिक रूप से, डी आर्थिक रूप से। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है इस सवाल के लिए। बहुत ही आसान सवाल दे रहा हूं मैं भी, जो आपको पता होने चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे आगे तेजी के साथ, अभी सिर्फ समझते हैं। तो समझ लेना, सबसे ज्यादा उपयोग किसमें होता है? सतपाल जी ने कहा है सी, बाकी सब कह रहे हैं डी, और बहुत ही अच्छा जिन्होंने कहा है डी वो एकदम सही। अफसोस, सी इसका गलत जवाब है। क्योंकि इकोनॉमिकल क्यों होता है? अब आदमी समाज में रहता है, सामाजिक चीजें जीता है, लेकिन वो समाज में किसी संपर्क रखे या ना रखे, लेकिन वो एक काम जरूर करता है। वो काम क्या है उसको बता देता हूं।
जब भी वो काम करता है उसको एक चीज का हमेशा याद रखना चाहिए, क्या, कि मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है, वो आर्थिक है। क्योंकि ठेले वाला मजदूर, केले वाला, आम वाला, अंगूर वाला, कोई भी काम करने वाला छोटे से छोटा व्यक्ति जो भी होगा वो अर्थ रूप से, नहीं अर्थ मीन्स धन, वो धन को जरूर लेगा, और गणित सबसे ज्यादा धन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। Wise plays well, very nice. The right option is D, that is economical activities. एक और, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? The most important feature of objective testing is what? A, विश्वसनीयता, B, वैधता, C, वस्तुनिष्ठता, या D, ये सभी? The most important feature of objective testing is reliability, validity, objectivity, and all of these. मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और यहां पर मैं देख रहा हूं, आप समझ लो मैं क्या पूछ रहा हूं, मैं उसकी महत्वपूर्ण विशेषता के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। सवाल को ध्यान से समझ लेना आंसर देने से पहले सभी मेरे दोस्त। मैंने यहां पर एक वर्ड लगाया सर्वाधिक, मैंने महत्वपूर्ण विशेषता के बारे में बात नहीं की है, न मैंने विशेषता के बारे में बात की, मैंने महत्वपूर्ण विशेषता के बारे में बात की है, तो समझ लेना। तो पहले मैं इनकी मीनिंग बता दूं आपको, जब ही समझ में आएगी बात। 10 का आंसर ज्योति जी ऑप्शन नंबर डी था, डी डी डी, और इसका ऑप्शन भी मैं आपसे पूछूंगा, मुझे बताइएगा। ओके, देखो विश्वसनीयता का मतलब क्या होता है, रिलायबिलिटी का, कि किसी भी परीक्षा का परिणाम किसी भी स्थिति में ना बदले, रिजल्ट आउट हो गया तो उसमें कोई चेंज ना आए, उसको बोलते हैं विश्वसनीयता। याद रहेगा, किसी भी स्थिति में उस परीक्षा का परिणाम न बदले उसको विश्वसनीयता के नाम से जाना जाता है। क्लियर? दूसरी बात, वस्तुनिष्ठता, एक परीक्षा विश्वसनीय होगी अगर वो वस्तुनिष्ठ होगी, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम जब निबंधात्मक प्रश्न बच्चे को दिए जाते हैं तो उस पर शिक्षक का व्यक्तिगत प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन अगर मैं वस्तुनिष्ठता की बात करता हूं तो वस्तुनिष्ठता के कारण कोई भी कॉपी चेक करे बच्चे की, उसके मार्क्स नहीं बदलेंगे। यानी दोनों आपस में कोरिलेट करती हैं, अगर वस्तुनिष्ठ है तो विश्वसनीय है, विश्वसनीय है तो वस्तुनिष्ठ है। अब ये सबसे बड़ी बात है वैधता। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, सीटेट का आप एग्जाम देने जा रहे हैं, सीटेट के एग्जाम में 150 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गए, यानी आपके सिलेबस से ही नहीं थे, तो आपने क्या किया उसके लिए? वो आपके सिलेबस से ही नहीं थे तो आपने क्या काम किया? आपने कहा उन 20 आउट ऑफ सिलेबस वाले क्वेश्चन पर आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप सीधा कोर्ट जाएंगे दौड़ते दौड़ते और बोलेंगे जज साहब मेरी रिपोर्ट दर्ज कर लो। फिर नहीं देखेंगे कि थाने में भी जाना, सीधा कोर्ट पे जाएंगे और केस करेंगे। क्यों? क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस है। अब मुझे बताओ, क्या ये परीक्षा विश्वसनीय नहीं थी? सीटेट में सारे क्वेश्चन के आंसर एकदम एक्यूरेट होते हैं, क्या वो वस्तुनिष्ठ नहीं थी? आपने कहा वस्तुनिष्ठ भी होते हैं, क्योंकि जितने भी पेपर में क्वेश्चन आए वो सब वस्तुनिष्ठ थे, ऑब्जेक्टिव थे। लेकिन ऑब्जेक्टिविटी होने के साथ साथ, उस परीक्षा को विश्वसनीय होने के साथ साथ, वो परीक्षा में सिलेबस के क्वेश्चन आ गए तो क्या वो वैध है? आप कहेंगे इनवैलिड एग्जाम, और आप दोबारा से उसको कराने की मांग करेंगे। तो इन दोनों के होने के बावजूद भी उस परीक्षा का वैलिड होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ गए? जिस के लिए वो एग्जाम बना उसी का वो इवैल्यूएशन करे। तो राइट ऑप्शन अब पता लगा कौन सा होना चाहिए? बिल्कुल सही, बी ऑप्शन, सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता। विशेषताएं तो सारी ही हैं। ओके, आगे बढ़िए, अब समझ में आ गया होगा। एक और सवाल, कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? मतलब भाई ये वाली बात बताओ, कल को आप सभी लोग टीचर बनेंगे, आप सभी लोग कल को मास्टर बनेंगे, मैडम बनेंगी, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं इनमें से आपके हिस्से में कौन सा काम नहीं आता? तो देखते हैं जवाब क्या नहीं आता है। कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? तो आपने कहा शिक्षण। सी, क्या बात है। डी, अरे भाई टीचिंग कराना टीचर का कार्य नहीं है। ओ क्या कर रहे हो भाई, समझो, रुको। योजना, प्लानिंग करना, प्लान तो टीचर करता है, चाहे वो लेसन प्लान करे चाहे वो यूनिट प्लान करे, करता है ना। गाइडेंस, बालक को मार्गदर्शन भी करता है ना, गाइडेंस भी देता है, प्रॉपर गाइडेंस बच्चों को मिलता है। अच्छा, 11 का आंसर है। ओके ओके ओके। और हम बात करें टीचिंग की, तो मेन काम है, अगर मास्टर पढ़ाएगा ही नहीं तो टीचर काहे का कहलाएगा? तो डी को लॉक कर दिया जाए, तो कंप्यूटर महोदय डी को लॉक किया जाए। एकदम सही जवाब ने दिया है, डी को लॉक कर दिया गया। डी एकदम सही जवाब है आपका, बहुत ही खूबसूरती से जवाब मिला है, इट्स वेरी नाइस। अब बढ़ते हैं आगे। 11 क्वेश्चन सबसे नाइस था। चलिए सतपाल जी, बहुत बढ़िया, अभी बहुत सारे मिलेंगे। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री। ए,
प्रक्षेपित, बी प्रत्यक्ष अनुभव, सी प्रक्षेपित, या डी इनमें से कोई नहीं। द मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग मटेरियल इज नॉन प्रोजेक्टेड, डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस, प्रोजेक्टेड, नन ऑफ दीज। तो इनमें से विच इज द राइट आंसर। अब आपको शायद पता भी होगा बहुत सारे बच्चों को कि ये क्या लिखा है। ये टीएलएम है, प्रभावी शिक्षण सामग्री, इनको टीएलएम बोला जाता है। टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो यहां पर बी को लॉक करने की बात हो रही है। कंप्यूटर जी क्या किया जाए, बी को लॉक कर दिया जाए? सब लोग क्या बोलते हैं, सब लोग क्या बोलते हैं वो मैं देखूंगा और अभी बताऊंगा। तो बी को सब लोग बी की तरफ ज्यादा अपना रुझान कर रहे हैं। तो चलिए भाई, आप सब लोग बी की तरफ रुझान कर रहे हैं तो मैं देख लेता हूं। एकदम जिन्होंने कहा है बी जवाब, तो उनका जवाब एकदम सही जवाब है। एक्यूरेट जवाब आपका है प्रत्यक्ष अनुभव। क्योंकि दो तरीके से बच्चा चीजों को सीखता है, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से वो चीजें होती जो उसके सामने होती हैं, और अप्रत्यक्ष रूप से वो होती जिनको वो मूर्त रूप में सीखता है। लेकिन सवाल तो इससे ज्यादा खतरनाक है ना। इनके बारे में भी तो पता हो ये दोनों क्या है भाई, इन दोनों के बारे में भी तो पता होना चाहिए ये दोनों क्या हैं। तो चलो बताते हैं। टीएलएम, गुड आफ्टरनून अंजना। टीएलएम दो तरीके का होता है। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गन सेंस, ज्ञान इंद्रियों के आधार पर, एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंटेशन। तो दो तरीके से टीएलएम को बांटा गया है। ऑर्गन पर आपने सुना होगा श्रव्य, सुना ना, ये श्रव्य दृश्य, श्रव्य दृश्य सुना है ये वाला, यानी ऑडियो विजुअल, ऑडियो विजुअल, ये सुनिए ना। तो तीन तो इस पर होती हैं, और प्रेजेंटेशन के आधार पर दो तरीके की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है प्रक्षेपित, दूसरी होती है अप्रक्षेपित। और इसको सुन लेना, इस प्रक्षेपित को बोलते हैं प्रोजेक्टेड, इसको बोलते हैं नॉन प्रोजेक्टेड। ओके, अब ये होती क्या है, इसको भी सुन लो भाई, ये होती क्या, ये भी तो पता होना चाहिए कि होती क्या, तभी तो हम करेंगे काम। तो अगर मैं प्रक्षेपित की बात करूं, ऐसी टीएलएम, ऐसी शिक्षण सामग्री जिनका प्रोजेक्शन, जिनको दिखाने के लिए, जिनको चलाने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता हो, या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज करें, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज करें, यानी जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, उनका प्रयोग करें। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे आपने कहा स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, आप कहते हैं कंप्यूटर, आपने कहा ओएचपी, ये सब क्या है, ये प्रोजेक्टर, ये सब क्या है, ये प्रक्षेपित है, प्रोजेक्टेड है। और साथ में अगर अप्रक्षेपित की बात करें, ऐसी सामग्रियां जिनसे बच्चे पढ़ते तो हैं लेकिन वो इलेक्ट्रिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग नहीं करते। जैसे व्हाइट बोर्ड, श्वेत पट, ब्लैक बोर्ड, श्याम पट, थैंक यू वंश, श्याम पट। ओके, तो व्हाइट, ब्लैक बोर्ड, नोट्स, दीज आर द थिंग्स जो अप्रक्षेपित में आते हैं। तो शायद आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा ना कि ये टीएलएम कौन कौन सी हैं। बहुत बढ़िया, गुड आफ्टरनून मैम, और आप कैसे हैं? ठीक है, बात चलें आगे, देखते हैं और देखते हैं जवाब। हाँ, धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। प्रश्न है संख्या 3 to the power 98 यहां पर लिखा हुआ है, को 5 से भाग देने पर शेष क्या रहता है। ये बहुत ही खूबसूरत सवाल है और एक सवाल आपको एग्जामिनेशन में ये मिलता है, ठीक है ना। तो देखते हैं आपका जवाब मुझे क्या मिलता है। तेजी से कोशिश करेंगे, और मैंने सबको पढ़ाया हुआ है सवाल का जवाब, ठीक है ना। चलो देखते हैं, देखते हैं जवाब क्या मिलता है। चलिए, चलो देखते हैं जवाब क्या है। आपका जवाब क्या मिलेगा अभी देख लेते हैं। आप मुझे एक बार भी नहीं बोले, अरे नहीं वंश, मैंने कितनी बार आपको बोला है, आप ऐसे मत करो, आप दिल पर बात मत लो, मैं तो आपसे बात कर रहा हूं। हाँ जी, मैं तो आपसे बात कर रहा हूं, आप कैसे कह रहे हैं कि मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं? मैं तो आपके साथ ही बैठा हूं, सब चीज आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूं, है ना। चलो, सर हॉस्पिटल ड्यूटी है और आपकी क्लास देख रहे हैं, अरे क्या बात आती है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस सवाल को पहले समझ लेते हैं। देखो, इस सवाल को बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम।
क्या बोलते हैं, रिमाइंडर थ्योरम, यानी शेषफल प्रमेय के द्वारा ये सवाल किए जाते हैं। तो 3⁻98। अब इन सवालों को करने का तरीका दो तरीके से होता है। एक आप करते हैं यूनिट प्लेस से निकाल लेते हैं, लेकिन मैं हमेशा मना करता हूं यूनिट प्लेस से कभी भी सवाल को नहीं करना। यूनिट प्लेस से सवाल करोगे तो आपको गलती हो सकती है, लेकिन आपको हमेशा रिमाइंडर थ्योरम यूज करना है। और रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि भाई 3⁻98 लिखा है यहां पर, इसमें 5 का भाग करना है। अब 3 की गुणा 98 बार करना तो बहुत है ना। तो मैंने क्या काम किया, हम क्या करते हैं, इसमें से ऐसा पोर्शन बाहर निकाल लेते हैं जिससे को 5 से डिवाइड करने के बाद या तो प्लस का 1 या माइनस का 1 रिमाइंडर बचे। वंश, हाँ आई लव यू टू वंश, अब मैंने बोल तो दिया आई लव यू टू मच, डोंट वरी। इफ मैंने उस दिन भी कहा था ये प्यार प्रेम सिर्फ प्रिय और प्रियसी का ही नहीं होता है, गुरु शिष्य का, भाई बहन का, माता पिता का, रिश्तेदारों का, नाती का, सब तरह का प्यार होता है। तो आई एक्सेप्ट योर रिस्पेक्ट, और मैं हमेशा लव को रिस्पेक्ट से तोलता हूं, ये मैंने पीछे वाले वीडियो में बताया भी था। चलो, तो 3⁻98 में 5 का डिवाइड करें तो क्या मिलता है, तो मैंने देखा 3⁻2 अगर मैं बाहर निकालूं तो 3 या 9 होते हैं, है ना। और इसकी पावर क्या कर दें 49, क्योंकि 49 दूनी 98/5। अब क्या हुआ, 9⁻49/5। अगर मैं इस 5 का डिवाइड 9 में करता हूं तो 5 दूनी 10 माइनस 1 बचेगा रिमाइंडर 49 यहां पर और 5 यहां पर। अब क्या हुआ, -1 की पावर अगर आप ऑड नंबर करते हो तो हमेशा -1 ही मिलेगा ना, अपॉन 5। और माइनस तो कभी रिमाइंडर होता ही नहीं है, माइनस तो कभी रिमाइंडर नहीं होता, प्लस कैसे बनाएं, 5 - 1 बराबर पाएं, 4 उत्तर पाएं, राइट ऑप्शन 4। जनरली आप इसको कैसे कर देते हैं, यूनिट से भी कर लेते हैं, लेकिन मैं बार बार यही कहूंगा यूनिट प्लेस हमेशा सही नहीं देता आंसर। ओके, इस बात को याद रखिएगा हमेशा। एक और सवाल देखता हूं क्या मिलता है जवाब। 4 - 2 - 9 to the power 0 plus 3 square divided by 1 plus 3 is equal to what। तेजी से प्रत्याभिज्ञान प्रश्न तथा प्रत्यास्मरण में अंतर बताओ। सूर्या सिंह कह रहे हैं कि सर प्रत्यास्मरण में अंतर बताओ। ओके सूर्या, आपका सवाल जरूर लिया जाएगा, आप टेंशन बिल्कुल ना लें। अभी बताते हैं, इस सवाल को कर लो, फिर आपके प्रश्नों की तरफ चलते हैं और देखते हैं आपका जो सवाल आपने पूछा उसका मीनिंग हम जरूर बताएंगे कि प्रत्यास्मरण। और देखो पहले हम बता दें प्रत्यास्मरण जानते हैं आप, अच्छा किसी को इनमें से आपको पता हो डेफिनेशन, मेरे साथ अच्छे से काम को करते हैं, बहुत अच्छे से बताते हैं, चीजों को बहुत अच्छे से विस्तृत करते हैं। चलो देख लेते हैं क्या मिलता है, अभी आपका जवाब भी देंगे, टेंशन में। देखो प्रश्न तो बहुत तरह के होते हैं, है ना, तो आप किस तरह के प्रश्नों को समझते हैं, कैसे करते हैं, तो ये तो डिपेंडेंसी आप पर होती है कि आप किस तरह से प्रश्न को बनाने की बात करते हैं। ओके चलो, तो मैं बढ़ता हूं आगे और आपके प्रश्नों को देखता हूं। प्रत्यास्मरण की बात करते हैं तो प्रत्यास्मरण का मतलब होता है आप चीजों को रिवाइज करें, याद कर सकते हैं। जैसे आपने परिभाषाएं याद की, ठीक है सूर्य, आप परिभाषाएं याद करते हैं ना, तो प्रत्यास्मरण में आती हैं, यानी आप चीजों की पुनरावृत्ति करते हैं, उन चीजों को बार बार समझने की कोशिश करते हैं, उनको पुनरावृत्ति प्रश्न भी बोलते हैं, ठीक है ना। और दूसरा था प्रविज्ञान, जिनमें आप नई चीजों को खोजने की करते हैं, उनको बोलते हैं प्रविज्ञान। ओके, तो ये बेसिक डेफिनेशन मैंने बता दी है। अब एक दिन एक काम करते हैं, प्रश्नों के प्रकार पर एक आधारित क्वेश्चन ही ले लेते हैं, ये बढ़िया रहेगा ना सूर्या। ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं, अगर मैं आपको गिनाऊं तो देयर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। जैसे मैं आपको बता देता हूं, अगर मैं आपसे प्रश्नों के बारे में बात करूं ना, तो कितने टाइप के प्रश्न हैं, आप सोच सोच के परेशान हो जाएंगे। ये भी प्रश्न होते हैं कि ये भी प्रश्न होते हैं, ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें बहुत सारे होते हैं। प्रत्यास्मरण का मतलब क्या होता है, जो स्मृति प्रधान होते हैं, बताया ना मैंने आपको, जिनमें स्मृति प्रधान होती है। ओके आगे बढ़ते हैं, जहां पर मेमोराइजन का यूज होता है वहां पर हमेशा प्रत्यास्मरण की बात होती है। अभी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया समझ में आया। चलो एक और सवाल, इसका जवाब सी मिला, बहुत ही खूबसूरत जवाब था। क्यों कि 4 माइनस का, अब किसी भी ब्रैकेट की पावर 0, ये तो आपने बचपन से पढ़ा है कि किसी की भी पावर अगर 0 होगी तो क्या होगा, दैट इज 1 होता है ना। प्लस 3 3 जा 9 में 1 का भाग करेंगे तो 9 प्लस 3, 9 3 12 और 4 16 में से 1 गया तो 15, आपका आंसर आपको मिल गया। बहुत ही बढ़िया से जवाब। हाँ सूर्य, इसकी क्लास ले लेते हैं जहां वैकल्पिक प्रश्न, प्रत्यास्मरण प्रश्न, पूर्व प्रश्न, पूर्वाग्रह प्रश्न,
है ना, ये बहुत सारे तरीके के प्रश्न होते हैं, तो एक दिन आपको पढ़ा देते हैं, डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ कूच किया जाए। ये सवाल पिछली बार टेट में भी आ चुका है, इसलिए आपको दिया जा रहा है कि 10,000 प्लस 10 इकाई प्लस 10 धाएं किसके बराबर है। और पेडागोगी देखो, मैंने अभी 10 क्वेश्चन लिए हैं पेडागोगी के। डेली जब मैं इस महामैराथन में जब मैं पढ़ाता हूं, मैं 10 कंटेंट क्वेश्चन रखता हूं, 10 पेडागोगी रखता हूं, लेकिन आज कंटेंट ज्यादा होगा क्योंकि आपने बहुत तेजी से सवालों को किया है। तो याद रखिएगा, मेरा जब भी सेशन चलेगा उसमें 1 घंटे की क्लास में, इसमें हमेशा आपको पेडागोगी और कंटेंट दोनों मिलेगा। तो ए यहां पर जवाब आप देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बात है। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। 10,000 जो उसके सामने लिखा है ना, बस उसकी मल्टीप्लाई करो। 10 में 1000 की मल्टीप्लाई, 10 में इकाई की मल्टीप्लाई, इकाई माने 1, और 10 में धाई की, 10 में 10 की गुणा, कितना हो गया। आपने कहा 10,000, आपने कहा 10, आपने कहा 100, इनको बस क्या कर दो, जोड़ दो। 0 1 1 0 1, तो 1 0 1 1 0 है कहीं, 1 0 1 1 0। ओके, ये तो पहला वाला ही ऑप्शन है। अरे वाह, ये तो आपको आनंद की प्राप्ति हो गई, आपको समस्या का समाधान हो गया, बहुत बढ़िया। तो एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, ये रहा। 10 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न घंटों में सेकंडों की संख्या के। 10 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न घंटों में सेकंडों की संख्या के। तो देखते हैं क्या जवाब मिलता है। सवाल को समझ लेना। द नंबर ऑफ मिनट्स इन 10 days इज इक्वल टू व्हाट, 2 hours, 3 hours, 4 hours and 5 hours ऑफ द नंबर ऑफ सेकंड्स इन आवर्स। तो यहां पर भी लगातार आपके सवाल बढ़ रहे हैं। तो देखो ऐसे सवालों को कैसे किया जाता है, ज्यादा मेहनत नहीं करना, तरीके से समझो कैसे। 10 दिन थे, ये रहे 10 दिन। उसने बोला 10 दिनों में मिनटों की संख्या, 10 दिन में मिनट कैसे बनानी है भाई। एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट होती है, तो देयर नो नीड टू मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना सा काम करना है। अपॉन निम्न घंटों में सेकंडों की संख्या के। अब उसने बोला घंटे में सेकंड, तो भाई एक घंटे में 60 मिनट होती हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होती हैं, यही तो होगा। इस तरह से आपको क्या निकले, घंटे निकल आएंगे भाई। 60 से 60 कट गया, 10 छंग 60 और 6 चौक 24, 4 घंटों के बराबर। तो राइट ऑप्शन सी है। ये ए क्यों लगाया हुआ है सबने भाई, इतना गड़बड़ सवाल का जवाब कैसे करोगे, ऐसे चलेगा तो कैसे काम चलेगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ जी, सब ए क्यों दे रहे हैं भैया, सब ने एक ही लाइन लगा ली भैया, क्यों। मैं इतना आसान सवाल और आप उसको गलत करते जा रहे हो, कैसे नंबर लाओगे पेपर में। पेपर वाला कहेगा भाई तूने क्या किया है, गलत सवाल करके आ गए। राइट ऑप्शन 4 समझ में आया कैसे करना, दोबारा समझ लो। मैंने कहा 10 दिन 24, एक दिन में 24 घंटे और एक घंटे में 60 मिनट, अपॉन उसने कहा निम्न में से घंटों में सेकंडों की संख्या। घंटे निकालने हैं तो घंटे में सेकंड कन्वर्ट करनी है, तो एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड, यही तो करोगे। तो 60 से 60 कट गया, 10 छंग 60 हो गया और 6 चौक 24, 4 दिन 4 घंटे आ गए। कितना आसान सवाल था, गलत किए जा रहे हो भाई। गलत नहीं बर्दाश्त, हाँ सही सही जवाब दो, गलत करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ कोई बात नहीं पूजा, आगे से ध्यान रखिएगा और कोशिश करिएगा सारे सवाल सही हों। एक और सवाल, चलो। निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, विच फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, दैट इज। हेलो अर्चना, क्वेश्चन 24/25, 10/11, 99/100 और 68/69। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर। क्या बात, धापू आई है, बहुत तेजी से उत्तर देने की कोशिश की और अजय ने दिया है उत्तर 99/100, जो एकदम गलत जवाब है। अफसोस, ये गलत जवाब है। काहे हमने देखा, देखो 24/25, 10/11, 99/100 और 68/69। आप जब भी इस तरह के क्वेश्चन को करते हैं तो समझने की कोशिश करिएगा। हम बहुत बड़ी वैल्यूज, एलसीएम निकालेंगे तो पसीना छूट जाएगा, डिवाइड करेंगे तो हो सकता है गलत कर दे,
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी बहुत बड़ा है। तो हमने क्या देखा, हमने ये पाया कि भाई इन दोनों का सबका डिफरेंस तो एक ही है, सारी प्रॉपर फ्रैक्शन है, सबका डिफरेंस एक। जब सभी भिन्नों का डिफरेंस एक आ जाए, जब का डिफरेंस बराबर आ जाए, तो कुछ नहीं करना, बस याद रखना सबसे छोटे अंश वाली भिन्न सबसे छोटी और सबसे बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी होती है। सबसे छोटे न्यूमरेटर की जो फ्रैक्शन है वो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, और सबसे बड़े लार्जेस्ट न्यूमरेटर इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन। बहुत बढ़िया जवाब। अब की बार अजय ने बहुत तेजी से उत्तर दिया है। तो राइट ऑप्शन क्या था, 10/11 सबसे छोटा, 99/100 सबसे बड़ा है। बहुत ही खूबसूरती से आप लोगों के जवाब यहां पढ़ रहे हैं। तो एक और सवाल आपके सामने हम रख रहे हैं, चाहेंगे जवाब मिले। सूर्या जी शुक्रिया। एक और सवाल, इनमें से कौन सा सही है। इस सवाल में बहुत ही छोटा सा सवाल है, लेकिन मुझे लगता है इसमें सब गलती जरूर करेंगे। -16 is greater than -15, -16 is less than -20, -16 is greater than 1 और -16 is less than -3। तो जवाब देखते हैं। 19 का पूजा ने कहा है ओके डी। डी ये तो सब कोलाधारी डी जैसा कुछ कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, यानी सबको पता है, सबको आंसर आता है। अब जिनको नहीं पता, जो देरी से समझने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर आपने दिया है, लेकिन समझ लो ये कैसे हुआ। देखो नेगेटिव में जितना नंबर बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है, तो यानी -16 -3 से छोटा, ये सही लिखा है। अगर आप ऐसे ना कर पाए, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही तो क्या करें, इनको प्लस बना लो। तो अगर आप इसमें माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये सब प्लस हो जाता है, 16 भी प्लस 15 भी, लेकिन निशान बदल जाता है, निशान बदल जाता है ऐसे। अगर आपको प्लस में कोई प्रॉब्लम है तो ऐसे कर सकते। इसकी देखें तो क्या हो जाएगा, 16 इज ग्रेटर देन 20, इसमें माइनस का डिवाइड किया तो 16 इज लेस देन -1, इसमें माइनस का डिवाइड करें तो 16, ये वाला चिन्ह बदल जाएगा। तो सही कंडीशन यही है ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको ये नेगेटिव में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इसको पॉजिटिव में बना सकते हैं। जैसे इसमें माइनस की मल्टीप्लाई आप करते हैं तो ये निशान बदल जाता है, चिन्ह बदल जाता है। ओके, तो अब आप आसानी से देखते हैं 16 बड़ा है तो 3 से, तो इसके लिए था ये। तो प्रॉपर्टी आपकी प्रूफ हो गई, आपको सवाल समझ में आ गया। और नहीं तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, -16 छोटा है, -15 छोटा है, 16 बड़ा है तो ये छोटा होगा, -20 छोटा होना चाहिए, बड़ा दिखाया हुआ है, और माइनस तो कभी प्लस से बड़ा ही नहीं हो सकता, तो यही बचा। आप ऐसे भी कर सकते थे। बहुत ही खूबसूरत जवाब। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग हो तथा 10, 12, 15, 18 से भी विभाज्य हो। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज कंप्लीट स्क्वायर एंड ऑल्सो डिविजिबल बाय 10, 12, 15, 19। 19 का 4, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका। एक और सवाल आपके सामने आ रहा है यहां पर, तेजी से डी ऑप्शन भी इसका मिला, क्या बात है। अब समझो सवाल को पहले। देखो कंडीशन क्या है, छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, यानी इन चारों में से वो छोटी से छोटी स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जिसको मैं काटूं, मैं 12 से काटूं, 15 से डिवाइड करूं या 18 से डिवाइड करूं, इन चारों में से किसी से भी डिवाइड करूं तो उसका जो आंसर है वो पूरा पूरा कट जाए, लेकिन वो पूर्ण वर्ग भी हो। लेकिन पूर्ण वर्ग तो सारी है, ये 60 का, ये 50 का, ये 40 का और 30 का, सारी ही पूर्ण वर्ग है ना। तो पूर्ण वर्ग तो सारी। अब कैसे करें, तो इसका बेसिक तरीका क्या है, आप 10, 12, 15 और 18 का एलसीएम निकाल लो। सिंपल थ्योरी है, 2 से काटेंगे 5, हालांकि इसका 180 आएगा, मैं बता देता हूँ, लेकिन करके बताता हूँ। 6, 15 कटता नहीं 9, फिर 2 से काट देते हैं, 5 कटता नहीं 3, 15 नहीं कटता 9। अब इसको 3 से डिवाइड करते हैं, 5, 1, 5, 3, फिर 5 3 से डिवाइड करते हैं, 5, 1, 5, 3, 1। अब 5 से डिवाइड कर दो तो क्या बना, 5 या 15, 45 दूनी 90 दूनी 180, तो 180 इसका एलसीएम आया। अब समझो 180 इसका एलसीएम तो मैंने निकाल के बता दिया, आप सब जानते हैं, शॉर्ट से भी कर सकते थे। तो 180 इसका एलसीएम है, कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं है। हाँ ऑप्शन में भी भाग जाए। अब देखो, अब ये जो 180 है
इसके जितने भी मल्टीपल होंगे वो सबको ये काटेंगे। तो अब 180 का ऐसा मल्टीपल ढूंढ लो छोटा से छोटा जो पूर्ण वर्ग हो। तो 18 पंजे 90, यही आ गया। नहीं तो आप ऑप्शन से भी काट सकते थे। देखो 0 है, 0 से कट जाएगा। 15 छिक्का 90, 18 पंजे 90, तो कट गया। अब ये 12 बचा, 12 से और चेक कर लो। तो 12 एकम 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 पंजे 60, ये 12 से भी कट गया। यानी आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, तरीके आपके पास जैसे भी होंगे, यू कैन चूज योर वेज। ओके, एक और सवाल आपके स्क्रीन पर, 21वां सवाल नहीं कर देते हैं। 3 संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तीसरी संख्या क्या है? द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 7 एंड द average of first 2 numbers is 4. What is the third number? तो जवाब तेजी से मिलने लगा है मुझे। ओके, क्या देखते हैं? तो भाई डेली सेशन होता है, डेली सेशन में समय से पहुंच जाया करो और अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सीखा करो। ये आप ही के लिए सारे क्वेश्चंस बनाए गए हैं। ओके, तो देखते हैं। उसने बोला 3 संख्याएं थी, चलो मैं मानता हूं 1 संख्या, 2 संख्या और 3 संख्या। उसने कहा तीनों का औसत, ये तीनों को जोड़ूं और 3 से भाग करूं तो 7 आता है। तो तीनों का टोटल कितना हो जाएगा? आपने कहा a प्लस बी प्लस सी, 3 संख्याओं का टोटल 21 हो गया। उसने कहा पहली 2 संख्याओं का, इन दोनों का औसत देखें तो ये a प्लस बी अपॉन 2 वो 4 है, यानी a प्लस बी कितना हो गया? आपने कहा 8। अब आपको देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर 21, a प्लस बी बराबर 8, तो मैंने पुट कर दिया इसकी जगह 8 प्लस सी बराबर 21। तो सी बराबर 21 माइनस का 8 बराबर 13, 13 13 13 जरूर। सवाल पर चढ़ गया है गुरूर और सवाल एकदम सही हो गया है हुजूर। तो लाइक तो बनता है ना, तो जल्दी से लाइक वाइक करते रहा करो, वीडियो को शेयर भी कर दिया करो और मैथमेटिक्स पढ़ने आया करो, साडी गली आया करो, है ना? तभी तो समझदारी है। और भाई टेलीग्राम से जुड़ने के लिए टेलीग्राम का लिंक पिन भी हो रहा है और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, क्लिक करें और टेलीग्राम से जुड़ जाएं।